नमस्कार। आज के डेटा बाइट्स के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा केमिकल वॉरफेयर की, यानी कि रासायनिक युद्ध। ये वो युद्ध होते हैं जहां पे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की स्थिति दुनिया में क्या है और क्या भारत, अगर कोई केमिकल वॉर होती है तो कितना उसके लिए वो तैयार है। तो दुनिया में केमिकल वॉरफेयर रोकने की अभी क्या स्थिति है। 1993 में यूनाइटेड नेशंस की देखरेख में और सहायता से एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, OPCW। इनका काम ये था कि वो जितने भी मेंबर स्टेट्स बने उनके यहाँ पे केमिकल वेपन्स को नष्ट किया जाए और नष्ट करके इस ऑर्गेनाइजेशन को बताया जाए। ये लोग जाके फिर वेरीफाई करते हैं कि हाँ, आपने वो वेपन्स वहाँ पे ख़त्म कर दिए हैं। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन का ड्राफ्ट 1993 में पूरा किया गया। फिर ये मेंबर स्टेट्स को दिया गया। 193 देशों ने इस कन्वेंशन को साइन किया था 1997 तक। केवल एक ही कंट्री है जिसने साइन किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया ये एग्रीमेंट, और वो है इज़राइल। मेंबर कंट्रीज जो सिग्नेटरीज हैं उनकी लिस्ट इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसमें ज़्यादातर सभी देशों का नाम है: हिंदुस्तान, चाइना, रशिया, US वगैरह। OPCW से कोऑर्डिनेशन के लिए भारत सरकार ने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जिसका नाम है नेशनल अथॉरिटी ऑफ केमिकल वेपन्स। इस विभाग का मेन काम है भारत के अंदर केमिकल वेपन्स का बनना वो मॉनिटर करें, उसको नष्ट करें और OPCW के साथ वो कोऑर्डिनेट करें। ये विभाग डायरेक्टली कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर है और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को रिपोर्ट करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन आजकल श्रीमती नील कमल दरबारी हैं। वो यहाँ आने से पहले स्मॉल MD थी, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम की, दिल्ली में। तो एक तरह से सभी देशों ने और भारत सरकार ने भी शपथ ली हुई है कि हम रासायनिक जो हथियारों का इस्तेमाल युद्ध में नहीं करेंगे। लेकिन क्या असलियत ऐसी है या कुछ और? आइए आगे देखते हैं। युद्ध में रसायनों का इस्तेमाल का इतिहास तो हजारों साल पुराना है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल रसायनों का पहले महायुद्ध में हुआ था। इसमें तरह तरह के रसायन इस्तेमाल किए गए थे, जैसे कि टीयर गैस, फॉस्टीन, क्लोरीन और मस्टर्ड गैस। इनफैक्ट पहले महायुद्ध का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट केमिकल वॉरफेयर ही था। इसमें करीब 13 लाख लोग घायल हुए थे, जिसमें से 90,000 लोग केमिकल्स की वजह से मर गए थे। और आज भी यूरोप में कई जगह पुराने गैस के सिलेंडर्स जो पहले महायुद्ध में इस्तेमाल किए गए थे वो कभी कभी मिल जाते हैं। रासायनिक युद्ध की एक भयावह तस्वीर 1973 की है, वियतनाम युद्ध से। इस तस्वीर में दिखाया गया है नापाम बॉम्बिंग, वो एक गांव की, और जहां पे बच्चे भाग रहे हैं जिनके कपड़े जल गए हैं, और साथ में US सोल्जर्स भी वहां से भाग रहे हैं। छोटी बच्ची जो दिखाई गई है उसका नाम था फान थी किम फुक। उस समय 9 साल की उम्र थी। बाद में ये कनाडा चली गई और इन्होंने अपना एक आजकल NGO भी खोला हुआ है। ये तस्वीर लेने वाले निक वुड को बाद में पुलित्जर प्राइज भी 1973 में दिया गया था। और आखिरी रिकॉर्डेड केस जहाँ पे रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है और वो देश मान गया है, वो है सीरिया, जिसने सार्वजनिक रूप से ये माना है कि जुलाई 2012 में उसने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था। और आज भी उनके पास रासायनिक हथियारों का एक स्टॉक बना हुआ है। सीरिया ने फाइनली सन 2013 में केमिकल वॉरफेयर कन्वेंशन को अब साइन कर दिया है। अब मैं केमिकल वेपन्स के संदर्भ में रशिया और यूक्रेन युद्ध की थोड़ी सी बात करूंगा। वेस्टर्न मीडिया, खास करके BBC द्वारा ये बार बार उड़ाया जा रहा है कि शायद रशिया ने मारिपोल में केमिकल
वेपन्स का इस्तेमाल किया था, जहां पे कुछ यूक्रेनियन सोल्जर्स जो थे वो होल्ड आउट कर रहे थे रशियन फोर्सेस को। तो इस बारे में ये डिबेट चली जा रही है। अब उसके संदर्भ में एक स्टेटमेंट आया है यूएस का जो चिंताजनक है। जब नाटो फोर्सेस कमांडर से पूछा गया कि अगर रशिया केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करता है तो आप क्या करेंगे, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि नथिंग वाज रूल्ड आउट, यानी कि हम भी जवाब केमिकल वेपन द्वारा दे सकते हैं। तो केमिकल वेपन कन्वेंशन ट्रीटी का सिग्नेचर होना कोई इस बात की गारंटी नहीं है कि केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल आगे चल के नहीं होगा। तो ये बात भारत के लिए चिंताजनक क्यों है? तो सबसे पहले मैं आपको भारत की तैयारी के बारे में बताता हूँ। भारत में केमिकल वॉरफेयर और न्यूक्लियर वॉरफेयर का जो इक्विपमेंट है वो डीआरडीओ बनाता है। इसके लिए एक अलग से रिसर्च इंस्टीट्यूट है, डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी, ये बेंगलोर में है और ये तरह तरह के इक्विपमेंट बनाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन ने आर&डी करके ये सूट बनाया है जो कि केमिकल वॉरफेयर में इस्तेमाल किया जाता है। ये यूएस के स्टैंडर्ड्स पर बनाया गया है और इंडियन आर्मी ने ये 50,000 सूट्स अपने यहाँ इंडक्ट किए हुए हैं। दूसरा, ये इंटीग्रेटेड हुड मास्क बनाते हैं जो कि कम टॉक्सिक जगह में इस्तेमाल किया जाता है सोल्जर। इसके अलावा ये लोग ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्टर, अलार्म्स एंड केमिकल एजेंट मॉनिटर और तरह तरह के टेस्ट इक्विपमेंट भी बनाते हैं जो कि थर्ड पार्टी द्वारा सर्टिफाइड है। केमिकल वॉरफेयर का इक्विपमेंट बनाने में आर&डी वगैरह हम लोग पूरी तरह सक्षम हैं, लेकिन अब एक नज़र डालते हैं हमारे जो ट्रूप्स हैं उनकी ट्रेनिंग कितनी हुई है इस बारे में। 2016 में श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने एक कमेटी गठित की थी, शेखाकर कमेटी, जिन्होंने ये रिकमेंड किया था कि न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर की ट्रेनिंग के लिए एक इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर बनना चाहिए जहां पे ट्राई सर्विसेज यानी कि तीनों सर्विसेज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ट्रेनिंग इकट्ठे होनी चाहिए। इस पैनल ने ये भी बताया कि 10 सब्जेक्ट्स यानी कि केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर वॉरफेयर, मिलिट्री लॉ, म्यूजिक, कैटरिंग, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड यूएवीज यानी कि ड्रोन, और बाद में इसमें लैंग्वेजेस भी जोड़ दिया गया था। ये सारी चीज़ें जॉइंट स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ानी चाहिए। इस इंस्टीट्यूट का गठन आज तक नहीं हुआ है, ना ही ये ट्रेनिंग दी जा रही हैं। तो उधर आपने देखा कि जिन लोगों ने केमिकल वेपन्स कन्वेंशन साइन भी किया है वो भी अभी इस्तेमाल करने में पीछे नहीं हट रहे हैं और हमारे तो सर पर चाइना बैठा हुआ है। तो चाइना क्या कर रहा है, एक नज़र इस पर। आपको लद्दाख का गलवान केस अभी भी याद होगा। भारत और चाइना के बीच में एक संधि है कि वो लद्दाख बॉर्डर पर हथियार लेके कभी नहीं जाएंगे, इसलिए वहाँ पर दोनों तरफ से बंदूकें नहीं चलाई जाती हैं। लेकिन चीनी सैनिक अनकन्वेंशनल वेपन्स लेकर वहाँ पहुँचे थे और ये झगड़ा हुआ था जिसमें हमारे जवान मारे गए थे। तो चाइना का किस हद तक आप वहाँ पे उनका भरोसा कर सकते हैं। नवंबर 2021 में चाइनीज आर्मी ने एक न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल वॉरफेयर ड्रिल तिब्बत में ऑर्गेनाइज की थी। ये ड्रिल करीब 1.5 महीना वहाँ पर चली थी। ये ड्रिल उनके हिसाब से वेस्टर्न थिएटर कमांड का हिस्सा था जो कि हमारे साथ जो बॉर्डर शेयर करता है लद्दाख और अरुणाचल में। इस ड्रिल में जो सैनिकों ने भाग लिया था वो केमिकल वॉरफेयर में ट्रेन थे। जापान पूरी तरह चाइना पर नज़र रखे हुए है और जापान के एक जर्नल japanforward.com ने ये बोला है कि क्योंकि रसायनों का एक सिविल इस्तेमाल भी होता है इसलिए चाइना बहुत आराम से उनका प्रोडक्शन छुपा लेता है। अब चाइनीज़ सोल्जर्स की ट्रेनिंग देखिए और इसको ज़रा कंपेयर करिएगा हमारा जो प्लान है जो अभी इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ है।
चाइना में एक एकेडमी ऑफ केमिकल डिफेंस है जो बीजिंग में स्थित है। उसमें 4,000 कमीशन्ड ऑफिसर्स हर साल निकलते हैं जो केमिकल वॉरफेयर में ट्रेंड होते हैं। इसके अलावा उनके मिलिट्री ट्रेनिंग का जो करिकुलम है, जैसे मिलिट्री हाई स्कूल में, वहाँ पे हर सोल्जर को वहाँ पे बेसिक डिस्पर्सल ऑफ गैसेस, फर्स्ट एड, रेडियोलॉजिकल डोसीमीट्री जैसे सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये भारत के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। ये डेटा यही बताता है कि चाइना की मिलिट्री फोर्सेस के पास वो कैपेबिलिटी है कि अगर वो केमिकल वॉरफेयर करना चाहें तो उनके सोल्जर्स पूरी तरह ट्रेंड हैं। 4,000 ऑफिसर्स हर साल निकलते हैं, तो पिछले 10 साल में करीब 40-50 हज़ार लोग फुली ट्रेंड है। हालांकि चाइना ने केमिकल वॉरफेयर कन्वेंशन को साइन किया है, रेटिफाई किया है, लेकिन वो फुली ट्रांसपेरेंट आज भी नहीं है। भारत के लिए ये खतरा बहुत ज़्यादा बना हुआ है।